बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 16 नवंबर सन 1991 कार्टर रोड बांद्रा पर वाक़या एडिशनल कमिश्नर पुलिस नॉर्थ रेंज ए खान के दफ्तर में एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी ATS के मेंबरान जमा हो रहे थे और उन्हें वहां से एक मिशन के लिए रवाना होना था। इंस्पेक्टर MA कवि समेत आर्मर डिवीजन के दीगर अहलकार तैयार खड़े थे। ATS के इस स्क्वाड को खान की दरख्वास्त पर बतौर खास तरतीब दिया गया था। उन दिनों ATS अस्करियत पसंदों और अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर्स के खिलाफ खसूसी कार्रवाइयों के लिए बनाया गया था। बाद में इसका दायरा कार तमाम दहशतगर्दी के अमूर से निमटने तक बढ़ा दिया गया। मुसल्लह होने के बाद ये लोग चलने के लिए तैयार थे। इंस्पेक्टर परामूदा ने कहा, अंधेरी लोखंड वाला चलना है। फोन नंबर भी मिल गया है। जिस वक्त ये अंधेरी की जानिब रवाना हुए सुबह के 11:30 बज रहे थे। पुलिस वालों को मुखबर ने बताया था कि दाऊद इब्राहिम का इंतहाई खतरनाक शूटर दलीप बुआ और माया अपने 6 साथी गैंगस्टर के साथ वहां मौजूद हैं। पुलिस टीम RTO जंक्शन अंधेरी पर रुकी। यहां से उन्होंने कवि, राणे, सुनील देशमुख और इकबाल शेख पर मुश्तमिल एक पार्टी को हालात के जायजे के लिए आगे भेजा। ये टीम अपना घर कॉम्प्लेक्स स्वामी समर्थ नगर पहुंची। अपना घर कॉम्प्लेक्स 4 इमारतों पर मुश्तमिल था। स्वाति नामी ये इमारत कॉम्प्लेक्स के शमाल मगरबी कोने में वाक़या थी। पुलिस पार्टी फ्लैटों से करीब तर होती गई। फ्लैट के बाहर 2 सफ़ेद रंग की मारुति स्टीम कारें खड़ी थीं। दलीप बुआ के लिए मशहूर था कि वो मारुति स्टीम चलाया करता है। इसके और पुलिस वालों के दरमियान कुछ ऐसी आंख मचोली चल रही थी कि चाबी गाड़ी के अंदर लगी रहती थी ताकि बावक्ते ज़रूरत राह फरार इख्तियार करने में आसानी हो। आगे जाने वाली टीम ने वाक़यात का जायज़ा लिया और बाकी पुलिस वालों के पास लौट आए। इंस्पेक्टर कवि ने इस जगह का नक्शा बनाया। इनके हदफ फ्लैट नंबर 5 से निकलने के 2 रास्ते थे और इसलिए पुलिस पार्टी भी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। तमाम अहलकारों ने अपनी अपनी पोजीशनें संभाल लीं। इंस्पेक्टर कवि अपनी टीम के साथ दरवाजे से हमलावर हुआ। दूसरी जानिब इकबाल शेख दरवाजे से कान लगाए खड़ा था। इंस्पेक्टर इकबाल शेख ने पहले तो फिल्म अकेला में अमिताभ बच्चन के डायलॉग सुने और फिर इसे गोलियां चलने की आवाज़ आई। इसका मतलब था इंस्पेक्टर कवि, खरल और देशमुख के साथ अंदर दाखिल हो चुका है। दलीप बुआ अपने रिवाल्वर के साथ कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही इसने इन तीनों को अंदर आते देखा, इन पर फायर खोल दिया। खरल ने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए गोली इसके सीने में आ लगी। वो ज़मीन पर गिर पड़ा और इसके जिस्म से खून के फुहारे फूट पड़े। इंस्पेक्टर कवि के बाजू में गोली लगी, लेकिन वो देशमुख के साथ मिलकर जवाबी फायरिंग करने लगा। वायरलेस पर बाहर मौजूद अहलकारों को फायरिंग की इतला दे दी गई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी गैंगस्टर ने जानबूझकर किसी पुलिस वाले को गोली का निशाना बनाया हो। ये पहला वाक़या था और पुलिस के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। जब हेडक्वार्टर तक ये खबर पहुंची तो चंद मिनट के अंदर अंदर पुलिस के कई यूनिट लोखंड वाला पहुंच गए। 1:15 तक पूरे कॉम्प्लेक्स को पुलिस फोर्स ने घेरे में ले लिया था। लोग अपने घरों में मसूर हो चुके थे। पुलिस वालों के 2 साथी पहले ही जख्मी हो चुके थे, इसलिए वो बड़ी एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। इंस्पेक्टर कवि देख चुका था कि माया के साथ बुआ अंदर मौजूद है। माया भी मामूली गुंडा हुआ करता था, लेकिन अदालत में पुलिस की तहवील से फरार होकर सबकी तवज्जो का मरकज बन गया था। बाद अज़ा उर्वन गाउली के राइट हैंड अशोक जोशी को भी इसी ने मारा था और फायरिंग की जद में आकर 5 दीगर अफराद भी मारे गए थे। बाद अज़ा वो दाऊद इब्राहिम के गैंग में तरक्की करता रहा। बुआ और माया के अलावा दीगर 4 गैंगस्टर भी यहाँ मौजूद थे। पुलिस वाले आगे बढ़कर अपनी पोजीशन मजबूत करने लगे। खान ने अंदर मौजूद गैंगस्टरों से हथियार डालने को कहा। इसी असनाम में दलीप बुआ जनूबी दरवाजे से एक शख्स के साथ निकला और अपनी कार की जानिब बढ़ा।
बुआ ने पुलिस वालों को ताकुब से रोकने की गर्ज से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी ताकि आसानी से फरार हो सके, लेकिन बाहर पुलिस वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुलिस वालों ने जवाबी फायर किया तो मुख्तलिफ सिमतों से आने वाली गोलियों ने दोनों के जिस्म छलनी कर दिए। वो दोनों वहीं गिर गए और दम तोड़ दिया। अंदर माया अपने दीगर 4 गैंगस्टर्स के साथ मौजूद था। 1:40 का वक्त हो चुका था। दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग जारी थी। पुलिस ने घेर कर माया और इसके चारों साथी गैंगस्टर्स को भी हलाक कर दिया। इस बड़े पुलिस मुकाबले को शूट आउट एट लोखंडवाला का नाम दिया गया, जिसमें 6 खतरनाक गैंगस्टर्स को पुलिस ने मार दिया था। अपनी जहानत और कायदाना सलाहियतों के बाइस छोटा राजन दाऊद इब्राहिम का दिमाग और राइट हैंड बनता जा रहा था। दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर अंधा एतमाद करने लगा था, यहाँ तक कि अपनी जान की हिफाजत के लिए भी दाऊद इब्राहिम छोटा राजन पर ही भरोसा किया करता था। दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं करता था। डी कंपनी के पूरे कारोबारी ढांचे को भी छोटा राजन ने खुद ही तरतीब दिया था और इस पेचीदा ढांचे को राजन की तरह समझने वाला कोई और ना था। राजन ने डी कंपनी को अफरादी कुव्वत और दौलत के एतबार से 4 चांद लगा दिए थे। अब दाऊद इब्राहिम गैंग 5000 अफराद पर मुश्तमिल था। साधु शेट्टी, मोहन कवेतिया, गुरु सताम, रोहित वर्मा, भारत नेपाली, ओपी सिंह, मामा और दीगर मशहूर गैंगस्टर छोटा राजन की वजह से ही डी कंपनी का हिस्सा बने थे। सन 1990 की दहाई के अवाइल में डी कंपनी दुनिया के बड़े माफियाओं में शुमार होने लगी थी। अब इटली, मैक्सिको, इसराइल और चचनिया की माफिया गैंग्स डी कंपनी के सामने नौ मालूद की हैसियत रखती थीं। छोटा राजन ने दुनिया के गैंग्स के साथ डी कंपनी को मुंसलिक कर दिया था। राजन की वजह से महाराष्ट्री लड़के बेदरेग डी कंपनी में आने लगे थे। राजन ने बड़े पैमाने पर बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टरों, मनी चेंजरों और एजेंटों की फहरिस्त तैयार कर रखी थी, जिनसे वो भत्ता वसूल किया करता था। हुकूमती इदारे सिडको से ही सिर्फ 3 करोड़ रुपए मुहाना की वसूली राजन को हो रही थी। राजन ने सिडको में कुछ ऐसा चक्कर चलाया था कि सरकारी इदारे की जानिब से पेश किए जाने वाले तमाम टेंडर सिर्फ इन्हीं कंट्रैक्टरों को मिलते थे जो छोटा राजन की मर्जी से आते थे। हर टेंडर पर कंट्रैक्टरों को 3 से 5% कमीशन राजन को अदा करना होता था। होटल वालों और बार चलाने वालों को 50,000 रुपये माहाना छोटा राजन को पहुंचाने होते थे। इस मद में राजन को 80 लाख रुपए माहाना वसूल हुआ करते थे। इसके अलावा खुफिया रिकॉर्ड से इस बात का भी पता चलता है कि राजन छोटे बड़े 122 गैर कानूनी होटलों और शराब खानों का ज़ाती तौर पर मालिक था। ये तमाम होटल और शराब खाने बम्बई शहर में थे। इस तरह से वसूल होने वाली रकम का एक बड़ा हिस्सा गैंग के अखराजात पर खर्च होता था, जिनमें गैंगस्टर्स का इलाज व मुआवजा, जेल में रहने के दौरान इनके मुकदमात, जमानतों और घर वालों के अखराजात वगैरह शामिल थे। राजन ने गैंग के तमाम अफराद में बड़ी एहतियात से जिम्मेदारियां बांट रखी थीं। वो आला तरीन से निचली तरीन सतह तक तमाम अफराद से ज़ाती तौर पर राब्ते में रहता था। दाऊद इब्राहिम ने भी तमाम तर जिम्मेदारियां राजन के हवाले कर रखी थीं और अब पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहा था। अब दाऊद इब्राहिम का ज़्यादातर वक्त पुरतकल्लुफ़ पार्टियों में गुजरता था। वो बड़े बड़े बिजनेसमैनों और बॉलीवुड स्टार्स के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ रहता था। ये लोग भी हिंदुस्तान जाकर बड़े फ़खरिया अंदाज से दाऊद इब्राहिम के साथ अपनी मुलाकातों का जिक्र किया करते थे। छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम के बढ़ते एतमाद को देखते हुए गैंग के दीगर अफराद हसद करने लगे थे और उन्हें ये सब कुछ एक नज़र न भाता था। बिलखसूस शिराज शेट्टी, छोटा शकील और सुनील सावंत मंसूबे तैयार कर रहे थे कि राजन के बढ़ते हुए असर रसूख को किस तरह लगाम दी जाए। दाऊद इब्राहिम को पहले ही अंदाज़ा था कि चंद लोगों को राजन से बैर है, इसलिए दाऊद इब्राहिम को राजन की शिकायत करना बेसूद था। राजन की मर्जी के बगैर हिंदुस्तान में कोई ऑपरेशन हो सकता था, ना लेन देन
और ये लोग खुद को राजन का मातहत महसूस करने लगे थे। लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि राजन के बारे में दाऊद इब्राहिम को ज़रा तरीके से एतमाद में लिया जाए, वरना नताइज बरक्स भी निकल सकते थे। एक दिन ये लोग दाऊद इब्राहिम के पास उस वक्त गए जब वो अच्छे मूड में था। दाऊद इब्राहिम शराट शेट्टी की बहुत इज्जत करता था, इसलिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि बात शराट शेट्टी ही शुरू करेगा। शराट शेट्टी ने दाऊद इब्राहिम का मूड भांपते हुए कहा, भाई आपको मालूम है कि राजन गैंग पर कब्जा करता जा रहा है, वो गैंग को अपने कब्जे में करने की सोच रहा है। दाऊद इब्राहिम ने कहा, अन्ना तुम्हारे जहन में ऐसी सोच कैसे आ गई? शरार ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, भाई आपको मालूम है इसके पास कितने आदमी हैं, इसके कितने होटल चल रहे हैं और कंस्ट्रक्शन का कितना बिजनेस है और कितने पैसे वो खर्च करता है। दाऊद इब्राहिम ने कहा, वो गैंग का मैनेजर है, मैं इन सब बातों पर नज़र क्यों रखूं? इस पर श्वेता ने कहा, भाई अब तो इसके आदमी भी ये कहने लगे हैं कि हम राजन के लिए काम करते हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता आपका नाम भी मिटा रहा है। शरार जानता था कि दाऊद इब्राहिम ने बड़ी मेहनत और खून खराबे के बाद ये सब कुछ हासिल किया था, इसलिए इसने नफसियाती हरबे इस्तेमाल किए और कहने लगा, भाई राजन पूरे हिंदुस्तान का दामाद बनना चाहता है। दाऊद इब्राहिम कुछ देर चुप रहा, इसे शेट्टी और श्वेता की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। राजन ने गैंग को मजबूत करने में दिन रात मेहनत की थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि गैंग का सारा कंट्रोल इसी के हाथ में था। वो तंजीम के अंदर एक तंजीम चला रहा था, इसलिए इस बात के कवी इम्कानात थे कि मौका पाते ही दाऊद इब्राहिम पे शबे खून मार देगा और पूरे गैंग का अकेला ही मालिक बन बैठे। लेकिन दाऊद इब्राहिम के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि अगर राजन को हटा भी दिया जाए तो ऐसा कौन सा शख्स था जो कि इसकी जगह ले सके। दाऊद इब्राहिम को राजन का कोई नेमुल बदल नजर नहीं आ रहा था। शेट्टी ने कहा, भाई क्या पता वो कितना वफादार है, अब तक इसने इब्राहिम पारकर के कातलों से बदला लिया क्या? ये बात दाऊद के दिल को लगी। इब्राहिम पारकर के कातलों को खुले घूमते हुए अब तक कई माह गुजर चुके थे और अब तक कुछ नहीं किया गया था। दाऊद इब्राहिम ने छोटे शकील से कहा, राजन को फोन मिलाए। शकील ने फौरन ही राजन का नंबर मिलाया। दाऊद इब्राहिम ने फोन पर राजन से कहा, तुमने अब तक इब्राहिम पारकर के कातलों का कुछ भी नहीं किया। राजन सो रहा था, इस तरह से अचानक फोन सुनकर घबरा गया। इसे दाऊद इब्राहिम का इस तरह बगैर सलाम दुआ इस अंदाज से बात करना भी कुछ पसंद न आया। राजन ने दाऊद इब्राहिम से कहा, हाँ भाई हमारे लड़के इनके पीछे हैं, इनमें से 2 लड़के जे अस्पताल में सख्त पुलिस पहरे में ज़ेरे इलाज हैं। जैसे ही पहरा कुछ ढीला पड़ता है या वो बाहर आते हैं हम इनसे निपट लेंगे। फोन रखने के बाद दाऊद इब्राहिम खुद से दोहराने लगा, राजन के लड़के इनके पीछे हैं, इनमें से 2 कातल जे अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। श्वेता ने कहा, भाई आप मुझे चांस दो, मुझे लगता है कि राजन इस मामले में दिलचस्पी ही नहीं रखता। मैं जे अस्पताल से इन लड़कों को सख्त सिक्योरिटी में भी निकाल लाऊंगा। ये सिक्योरिटी कुछ नहीं है। दाऊद इब्राहिम अपनी बेवा बहन हसीना के जख्मों पर मरहम भी रखना चाहता था और जे अस्पताल की सख्त सिक्योरिटी में ये ऑपरेशन करवा कर दाऊद इब्राहिम इन लड़कों की हिम्मत और वफादारी को भी आजमा सकता था। कुछ देर श्वेता की जानिब सवालिया नजरों से देखने के बाद दाऊद इब्राहिम ने हाँ में सर हिला दिया। श्वेता ने झुककर दाऊद इब्राहिम के पैर छुए और बोला, भाई बस आपकी आशीर्वाद चाहिए। श्वेता ने और छोटा शकील ने एक बहुत ही बड़ा चैलेंज कबूल कर लिया था। अब इनके लिए कुछ कर दिखाने या मर जाने का मुकाम था। अगर वो इस मिशन में फेल हो जाते तो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड बनने का इनका ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर ना हो सकता था। लेकिन अगर वो इस मिशन में कामयाब हो जाते तो हमेशा हमेशा के लिए छोटा राजन का पत्ता साफ कर सकते थे। श्वेता ने फैसला किया कि वो इस ऑपरेशन की निगरानी करते हुए बजाते खुद इस ऑपरेशन में हिस्सा लेगा। बलजीत सिंह जैसे टॉप के गैंगस्टर के अलावा
इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए बम्बई शहर के सबसे बड़े 2 शूटर्स की खिदमात भी हासिल की गई थीं। ये शूटर बच्ची पांडे और शहबाज सिंह ठाकर थे। हर किस्म का खुदकार असला इस मिशन के लिए फराहम किया गया, जिसमें 9mm पिस्तौलें, कार्बाइन और 32 बोर के रिवाल्वर शूटरों को दिए गए थे। इस कातलाना हमले में AK-47 क्लैशनकोफें भी इस्तेमाल की जानी थीं। इस ऑपरेशन की बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही थी। इस मिशन में गलती की ज़रा बराबर गुंजाइश मौजूद न थी। पूरा मिशन छोटा राजन से सीगा राज में रखा गया था। JJ हस्पताल शहर में हुकूमत की ज़ेरे निगरानी चलाए जाने वाले बड़े हस्पतालों में शुमार होता है। इसका ज़मीनी रकबा 20 एकड़ है। हस्पताल 45 वार्डों और 1500 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। तकरीबन हर साल 50,000 मरीज इस हस्पताल से फैज़ याब होते हैं। हस्पताल के अलावा इस अहाते में एक जदीद मेडिकल कॉलेज भी है। हस्पताल के अहाते में घनी सब्ज़ झाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जो किसी छुपने वाले के लिए इंतहाई मौजू हो सकती हैं। इस हस्पताल में हर जगह हर वक्त आने जाने वालों का रश रहता है। सिक्योरिटी वालों के लिए मुमकिन ना था कि इतने बड़े इलाके में इतने बड़े पैमाने पर आने जाने वाले हर फर्द पर नज़र रखी जाए। चंद ही दिनों में श्वेता और छोटा शकील ने अपना पूरा मंसूबा तैयार कर लिया और अब एक्शन के लिए तैयार बैठे थे। मंसूबा बनाने में इतनी उजलत से काम लिया गया था कि इस किस्म के मंसूबों का सबसे अहम जुज़ यानी रैकी इनके जहन से ही निकल गई थी। अब कोई भी शख्स अमलन हस्पताल गया ही ना था कि हालातों वाक़यात का जायज़ा लेता, बल्कि सारा मंसूबा कागज़ों और नक्शों पर ही था। इस अहम काम को सर अंजाम देने के लिए ऑपरेशन से चंद घंटे पहले के वक्त का इंतखाब किया गया। ये 12 सितंबर सन 1992 का दिन था और दोपहर के 1:30 बज रहे थे। 2 लड़के रैकी करने हस्पताल में दाखिल हुए। इस वक्त सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी और गैंगस्टरों की निशानदेही आसानी से हो सकती थी, इसलिए ऐसे लड़कों को भेजा गया जिन पर किसी को शक न होने पाए। दोनों लड़कों को कहा गया था कि पूरे हस्पताल का तफसीलन जायज़ा लें। उन्हें इस बात का अंदाज़ा करना था कि हस्पताल पर कितने सिक्योरिटी एहलकार तैनात थे, इनके पास किस किस्म का असलहा मौजूद था, वार्ड किस जानिब था और ऑपरेशन के बाद फरार होने के लिए कौन से रास्ते महफूज थे। उन्होंने इस काम में पूरा 1 घंटा सर्फ किया और ठीक 2:30 बजे वापस आए। उन्होंने वापस आकर बताया कि इनके शिकार जनरल बिल्डिंग के वार्ड नंबर 18 में मौजूद थे और इनके लिए सिर्फ 1 पुलिस ऑफिसर और 4 जवान पहरा दे रहे थे। अलबत्ता इनसे ये गलती हो गई कि वो ये ना देख सके कि इस वार्ड में स्लेश हलनकार ही मौजूद था, जबकि बप्पन शेरी को वहां से वार्ड नंबर 6 में मुंतकिल कर दिया गया था। ये मुंतकली गुज़श्ता रोज़ सुबह ही हुई थी। शाम 4:30 बजे शहबाज सिंह ठाकर, सुनील सावंत, श्रीकांत राय, बच्ची पांडे, श्यामगढ़ कप्ती और विजय प्रधान मुकम्मल एक्शन में थे। इन सब ने मिलकर पूरी कुव्वत से हमला कर दिया था। पुलिस के सिपाही कुछ गनूदगी में थे और इंस्पेक्टर KG ठाकर भी सोच रहा था कि कहीं टेक लगाकर कुछ आराम कर ले। इसी लम्हे हमलावर वार्ड में वारद हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हलनकार का बेहरकत जिस्म गोलियों की बौछार से बिस्तर पर जोर जोर से उछलने लगा। इसका जिस्म छलनी हो चुका था। इसके बाद शूटरों को शेरी की तलाश थी। इसी असना में इंस्पेक्टर ठाकर ने छलांग लगाकर खुद को सोफे के पीछे छुपा लिया। इंस्पेक्टर ने वहीं छुपे छुपे अपने रिवाल्वर से पोजीशन ली और गैंगस्टरों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। जारी है।